हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी में ऑलरेडी हम पहले दो क्लास पढ़ चुके हैं और ये हमारा तीसरा क्लास है। और तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान में भारतीय संविधान का इतिहास। उसमें से आज हमारा थर्ड क्लास है और वो टॉपिक हमारा है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो 1857 का भारत शासन अधिनियम हमें पढ़ना है। 1857 का भारत शासन अधिनियम लाया क्यों गया था? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह। बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह है और बहुत ही फेमस है। तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद से इस अधिनियम को लाया गया था। 1857 का विद्रोह लाने का भी बहुत कारण था, यानी कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। ठीक है, यानी उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना, उनके साथ बेरहमी तरीके से कर वसूल करना, हड़प नीति अपनाना, ये सब 1857 के विद्रोह के कारण बने थे। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों। तो ये 1857 का भारत शासन अधिनियम है, इसे हम भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं साइड में, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी इसे कहते हैं। और देखते हैं दोस्तों, जब 1857 का भारत शासन अधिनियम आया था, यानी कि जब 1857 का हमारा विद्रोह हुआ था, लिख लेते हैं यहाँ पे 1857 के विद्रोह के पर ये 1857 का विद्रोह, जिसे हम भारतीय इतिहास में प्रथम सैन्य विद्रोह के नाम से जानते हैं, प्रथम सेनानी विद्रोह और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था के पूर्व जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, वे थे पामस्टर्न। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। तो 1857 का विद्रोह अभी नहीं हुआ था, उसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न ने एक विधेयक पास किया था और उसे भारत में भेजा था। उस विधेयक के लागू होने के बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके कुछ समय पहले ही पामस्टर्न ने क्या किया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने, विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने थे विलियम डर्बी। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके पहले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो पामस्टर्न थे, और 1857 के विद्रोह के बाद जो प्रधानमंत्री हुए ब्रिटिश, वो विलियम डर्बी थे। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, इसके विषय में हम कुछ अध्ययन करते हैं। तो 1857 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इससे हमारे भारतीय संविधान में बहुत ही हेल्प मिला। ठीक है, यानी उसके नींव में काफ़ी हद तक ये काम किया। 1857 का जो अधिनियम है, उसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको हम देख लेते हैं। क्या क्या प्रावधान किया गया था? तो सबसे पहला प्रावधान किया गया था कंपनी से शासन की जो शक्ति है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है, यानी कि कंपनी जो भारत में शासन कर रहा था, अब वो कंपनी शासन नहीं करेगा, उसको समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, यानी कि अब भारत पे शासन ब्रिटिश क्राउन करेगी। ठीक है, यानी कि महारानी ब्रिटिश की महारानी करेंगी। ठीक है, उनके हाथों में सारी सत्ता चला गया।
उसके बाद से ये पहला प्रावधान था और दूसरा प्रावधान था जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दे दी गई थी। उपाधि दी गई थी, ठीक है। यानी कि जो गवर्नर जनरल पहले हुआ करता था वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद भारत का वायसराय कहलाया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, या फिर हम कह लें कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, उस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और हम आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और नहीं तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन इससे उठता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। या फिर भारत के पहले वायसराय, ठीक है। ये हमारे दो क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के पद को अब समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पे कौन आया, वायसराय, ठीक है। और तीसरा प्रावधान इसमें किया गया था, डबल गवर्नमेंट की जो डबल गवर्नमेंट समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। द्वैत शासन प्रणाली 1774 में लाई गई थी, यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था 1784 ईस्वी में भारत में लाई गई थी, लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम में उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी डबल गवर्नमेंट समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या आता है, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये जो दोनों पद थे इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों पद को समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद इसकी जगह पे एक नया पद लाया गया, ठीक है। नया पद लाया गया था जिसे हम कहते हैं भारत का राज्य सचिव। यानी द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर एक नया पद लाया गया जिसे हम भारत का राज्य सचिव पद नाम दिया गया, ठीक है। और भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए, ठीक है, इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक परिषद बनाई गई थी। लिख लेते हैं, सहायता के लिए। सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली परिषद का गठन किया गया, ठीक है। ठीक है। और ये जो 15 सदस्यों वाला परिषद गठन किया गया था, इसमें से जो 8 मेंबर थे उनको जो 8 मेंबर हैं उनको क्राउन चुन के भेजती थी, ठीक है। यानी कि क्राउन सेलेक्ट करती थी। यहाँ हम लिख लेते हैं, जो इसके 8 मेंबर हैं ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करती थी, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करती थी। और जो बाकी के 7 सदस्य थे, ठीक है, जो 7 सदस्य थे उनका क्या, COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा क्या किया जाता था, चुनाव किया जाता था, के द्वारा चुना जाता था, ठीक है।
यानी कि 7 सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चुना जाता था और जो 8 मेंबर थे उनको ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करती थी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अगला प्रावधान क्या किया। तो देखिए ये भारत का जो राज्य सचिव है ये इसका ब्रिटेन में यानी कि इसका इंग्लैंड में जो है सबसे ऊंचा पद होता था। ठीक है, ये सबसे ऊंचा स्थान रखता था। तो इसको हम लिख लेते हैं, अच्छे से इसको डिटेल में हम जान लेते हैं। इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव सर्वोच्च स्थान पे होता था। ठीक है, ठीक है, यानी कि इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव सबसे शक्तिशाली होता था, माना जाता था सबसे शक्तिशाली, यानी कि सबसे इसके में पावर ज़्यादा होता था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली पद भारत का राज्य सचिव, इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव सबसे शक्तिशाली पद होता था। और ये जो भारत का राज्य सचिव है वो ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, यानी ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा था। ये भारत का राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का क्या हिस्सा था, हिस्सा। और ब्रिटिश संसद जो है उसके प्रति क्या होता था, उत्तरदायी। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा था और ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, और भारत के राज्य सचिव के अंडर में, इनके अंडर में होता था भारत में वायसराय। ठीक है, यानी कि भारत का वायसराय। ठीक है, यानी कि इनकी अनुमति से ये भारत में क्या करते थे, शासन व्यवस्था को संभालते थे। ठीक है, तो इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव सबसे शक्तिशाली पद माना जाता था, जो ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा हुआ करता था और ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी। ठीक है, ठीक है, तो इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव सबसे शक्तिशाली पद माना जाता था, जो ब्रिटिश कैबिनेट का क्या था, हिस्सा था और ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था, उत्तरदायी था। ठीक है, और इसके अंडर में भारत का वायसराय, ठीक है, भारत का वायसराय पद था जो इसके अंडर में कार्य करता था। यानी कि इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव देख रेख करता था भारत के वायसराय का, इसके अंडर में वायसराय काम करते थे इनके कार्यों का। ठीक, तो चौथा प्रावधान था हमारा जो भारतीय सिविल सेवा के निर्माण का प्रावधान किया गया। ठीक है, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा निर्माण का प्रावधान किया गया। तो इसका प्रावधान पहले से ही था, लेकिन इसमें क्या किया गया, खुली प्रतियोगिता। ठीक है, खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सेवा की परीक्षाओं का आयोजन, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो जब 1857 की क्रांति हुआ था, यानी 1857 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। ठीक है, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस घोषणा पत्र में कुछ अहम बातें थीं जो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा हम देखते हैं क्या थी। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र जो थे, घोषणा पत्र, उनमें कुछ क्या थी अहम बातें। घोषणा पत्र जो भारतीय संविधान के
नींव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यानी जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था 1857 की क्रांति के बाद, वो भारतीय संविधान की नींव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, यानी 1857 का विद्रोह किस वजह से हुआ था, उस वजह को समाप्त करने के लिए इन्होंने कुछ एक घोषणा पत्र अपना भेजा भारत में, जो भारतीय संविधान के निर्माण में उसका भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, मतलब कि एक महत्वपूर्ण आधार का काम करी हैं। तो उनमें से उनका पहला घोषणा था भारतीयों के साथ स्वतंत्र व्यवहार। ठीक है, भारतीयों के साथ स्वतंत्र व्यवहार होगा। ठीक है, जो कि ये कंपनी नहीं करती थी। कंपनी जो है भारतीयों के साथ स्वतंत्र व्यवहार नहीं करती थी। तो 1857 के विद्रोह का एक कारण बनी थी। उन्हीं कारणों को समाप्त करते हुए ब्रिटिश क्राउन ने, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में पहला पॉइंट दिया कि भारतीयों के साथ स्वतंत्र व्यवहार होगा। ठीक है, और इसको हूबहू हमारे संविधान में शामिल किया गया अनुच्छेद। ठीक है, जो उस समय इनका घोषणा पत्र था कि भारतीयों के साथ स्वतंत्र व्यवहार होगा, उसे वर्तमान में यानी कि इस टाइम हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में, यानी कि मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता के अधिकार में डाला गया। ठीक है, यानी कि इनके घोषणा पत्र के पहले पॉइंट को सीधा हूबहू हमारे संविधान में ले लिया गया। ठीक है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा इनका घोषणा क्या था, जो भारत के प्राचीन रीति रिवाज हैं, रीति रिवाज तथा जो परंपराएं हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा। ठीक, तो भारत के प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं का संरक्षण, जो कि कंपनी नहीं करती थी, यानी कि उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया करती थी, जो कि विद्रोह का कारण बना था, उसको समाप्त करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में दूसरा पॉइंट दिया कि भारतीयों के प्राचीन रीति रिवाज और उनके जो परंपराएं हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, यानी उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे हमारे हूबहू आर्टिकल 19 में इसे लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में, और इसे अनुच्छेद 25 में लिया गया है। इसको हूबहू शामिल कर लिया गया धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि भारतीयों के साथ स्वतंत्र व्यवहार होगा, इसे हम अनुच्छेद इस टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेद 19 में इसे लिया गया स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में। दूसरा उनका घोषणा पत्र, जो उनका दूसरा पॉइंट था, उसमें था भारत के प्राचीन रीति रिवाजों या उनके परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी उनका संरक्षण किया जाएगा। उसे वर्तमान में हमारे संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में रखा गया, शामिल किया गया है। तीसरा था सभी भारतीयों को निष्पक्ष रूप से कानून का संरक्षण मिलेगा। ठीक है, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी भारतीयों के लिए एक समान कानून बनेगा। ठीक है, इसको भी हमारे संविधान में हूबहू ले लिया गया और अनुच्छेद 14 में, ठीक है, आर्टिकल 14 में इसे शामिल कर लिया गया, कानून के समक्ष समता। ठीक है, तो देखिए महारानी विक्टोरिया 1858 के जो भारत शासन अधिनियम हैं उनमें महारानी विक्टोरिया के जो घोषणा पत्र हैं उनसे हमारे भारतीय संविधान को कितना महत्वपूर्ण आधारशिला मिली। ठीक है, नेक्स्ट है इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, यानी कोई भेदभाव नहीं होगा, बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर कोई धार्मिक, लैंगिक या फिर
जाति, ऊंच नीच, ये सब का भेदभाव नहीं किया जाएगा के आधार पर भारतीयों को सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम उन्हीं टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो हमारे संविधान में हूबहू लिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का इतिहास। तो भारतीय संविधान का विकास कैसे किन किन पॉइंटों से हुआ उसको हम देख रहे हैं। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, उनसे हमारे भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण योगदान मिला। उनसे कई पॉइंट को प्रत्यक्ष रूप से ले लिया गया हमारे संविधान में। ठीक है, तो इसको भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल कर दिया गया। ठीक है, और इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग भारतीय संविधान का इतिहास कहाँ से पढ़ रहे हैं, यानी कि 1773 से हम पढ़ रहे हैं। 1773 से 1858 तक जो हमारे भारतीय संविधान में नींव का काम करी हैं, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हमको तथ्य मिल चुके हैं कि हम भारतीय संविधान में उन चीज़ों को हमने शामिल कर लिया है। ठीक है, 1773 से 1858 तक। तो उनमें से जैसे हम मतलब कि बहुत सारे प्रावधान लिए गए, जैसे हम भारत का राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब कुछ हमने क्या लिया 1773 से 1858 तक इनको प्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान में क्या किया गया, शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोस्तों, अगला अधिनियम हमारा है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस अधिनियम से भी हमारे संविधान में क्या किया गया था, मतलब इस अधिनियम से भी हमारे भारतीय संविधान को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इससे भी मिला था। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। जिन जिन चीज़ों से हमारे भारतीय संविधान में योगदान रहा है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, इसका है पहला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत जो हमारा भारत का वायसराय पद था के तहत, इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो भारत का वायसराय है वो किसी आपातकाल कंडीशन में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश कब जारी होता है, जब कोई विपत्ति या संकट का समय होता है। तो इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो हमारे वर्तमान के संविधान में भी इस समय मौजूद है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इसे हमारे भारतीय संविधान में ले लिया गया। और लिया गया तो किस अनुच्छेद में शामिल किया गया उसको हम देख लेते हैं, यानी कि वर्तमान में अनुच्छेद ठीक है, यानी कि वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 123 तथा अनुच्छेद 231, ठीक है, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 231 के तहत क्रमशः राष्ट्रपति को
राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशिष्ट परिस्थितियों में, ठीक है, अगर कोई विकट परिस्थिति आ गई है उस समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हमारे 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, उसमें कहा गया था कि जो भारत का वायसराय है उसको अध्यादेश जारी करने की, यानी कि कोई भी विशिष्ट परिस्थिति आ जाती है, विकट परिस्थिति है, उस समय भारत का वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। उसको प्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान में शामिल किया। वर्तमान के संविधान अनुच्छेद 123 में 123 में क्या किया गया है, ये राष्ट्रपति जो हैं, यानी कि केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राज्य में अनुच्छेद 231 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि केंद्र में 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे और किसी राज्य में 231 के तहत उस राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो 1861 का अधिनियम है, यानी कि पहला पॉइंट हमने देखा अध्यादेश, यानी कि केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 231 के तहत। ठीक है, 1861 के अधिनियम के तहत प्रांतों के लिए, यानी कि जो राज्य हैं, पहले के प्रांत, इस समय हम जिन्हें राज्य कहते हैं, ठीक है, तो प्रांतों के लिए विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, यानी कि जो प्रांत हैं उनमें विधान परिषद का गठन किया जाएगा। 1861 के अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, हम अगला अधिनियम पढ़ लेते हैं। थर्ड हमारा है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो देखते हैं दोस्तों, इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य बजट पर बहस करने का अधिकार, ठीक है, बहस करने का अधिकार तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो देखिए, इस अधिनियम के तहत विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको बजट पर बहस करने का तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, सौंपा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, तो देखिए इसको भी हमारे संविधान में हूबहू लिया गया। तो किस अनुच्छेद में लिया गया उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान 112, जिसमें बजट की बात की गई है। ठीक है, बजट संबंधी क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 112 बजट संबंधी प्रावधान है। ठीक है,
जिसमें क्या किया गया है, क्या बताया गया है, जिसमें जो विधान परिषद के सदस्य हैं, ठीक है, विधान परिषद कर लीजिए या विधायिका कर लीजिए, ठीक है, जिसमें विधायिका के सदस्य, विधायिका के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि उस समय के 1892 के भारत परिषद अधिनियम में ये अधिकार उनको दिया गया था कि वो बजट संबंधी मामलों पर बहस कर सकते हैं। उसको हूबहू हमारे अनुच्छेद में संविधान में शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 112 में बजट के मामलों में बताया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जिसमें विधायिका के जो सदस्य हैं वो सरकार से बजट संबंधी प्रश्न क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं उनके बीच, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं, इसमें हमारा अगला पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। यानी कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम में यह भी कहा गया कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका क्या होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, ठीक है। तो अब हम अगला अधिनियम पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला अधिनियम हमारा है 1900, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो देखिए दोस्तों, इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भी कहते हैं, ठीक है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, उस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। आइए जानते हैं मार्ले मिंटो क्या। तो देखिए दोस्तों, ये जो मार्ले मिंटो हैं ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मार्ले अलग नाम है और मिंटो अलग हैं। जो मार्ले हैं, हम 1858 में क्या पढ़े हैं कि भारत का एक राज्य सचिव होगा जो ब्रिटेन में होगा, ठीक है। तो ये जो मार्ले हैं वो ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव हैं, और जो ये मिंटो हैं, लॉर्ड मिंटो हैं, वो भारत में वायसराय पद पर हैं, ठीक है। यानी कि हम देख लेते हैं, ये जो मार्ले हैं ये ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव पद पर हैं, ठीक। और जो ये मिंटो हैं ये क्या हैं, भारत के वायसराय, ठीक है। तो 1909 का जब भारत परिषद अधिनियम लाया गया, उस समय ब्रिटेन में राज्य सचिव मार्ले थे और उस समय भारत के वायसराय मिंटो थे। तो उस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा समझ, दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। मार्ले अलग हैं, राज्य सचिव हैं, और मिंटो हैं भारत के वायसराय। तो आते हैं, देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो इस अधिनियम में सबसे खास बात ये थी कि फूट डालो राज करो, ठीक है। यानी कि फूट डालो, ये नीति इसमें अपनाई गई थी। देखते हैं इसमें पहला प्रावधान किया गया, इसके द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने
प्रश्न पूछने तथा बजट संबंधी मामलों में अपनी राय देने की अनुमति मिली, अपनी राय देने की अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, अब तक क्या था कि बजट संबंधी मामलों पर वो बहस कर सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद में हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में शामिल, मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया कि वो भारतीय विधायिका के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं भारतीय सरकार से। ठीक है, और बजट पे बहस कर सकते हैं। 1909 में के भारत परिषद अधिनियम में ये शामिल किया गया कि सदस्यों को प्रश्न पूछ सकते हैं और उस बजट संबंधी मामलों में अपनी राय भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रावधान हम देखते हैं क्या है। पहली बार वायसराय की परिषद में ठीक है, पहली बार वायसराय की परिषद में किसी भारतीयों को, ठीक है, कि पहली बार वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को शामिल करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, यानी वायसराय की जो परिषद है उसमें भारतीयों को भी अब रखा जाएगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रावधान देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रावधान था इसमें 3rd नंबर, तो 1909 का जो अधिनियम है, 1909 के अधिनियम, ठीक है, 1909 के अधिनियम कार्यपालिका, ठीक है, जो कार्यपालिका था, कार्यपालिका में भी भारतीयों को शामिल किया गया। को शामिल किया गया। ठीक है, शामिल किया गया। ठीक, नेक्स्ट इसमें प्रावधान है दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन का इसी में क्या किया गया था, विकास हुआ था। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इस अधिनियम द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। ठीक है, निर्वाचन पद्धति का विकास हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। अभी हम समझाते हैं दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन कहेंगे किसे। अब देखिए सांप्रदायिक, तो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विकास इसी में हुआ था, इस अधिनियम में। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब क्या होता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन ये मुस्लिमों के लिए लगाया गया था, यानी कि जिस क्षेत्र में, अगर किसी क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, किसी क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्यता पाई जाती है, तो उस क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है तो उस क्षेत्र में हिंदू चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे। वही है क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, तो ये मुस्लिमों के लिए किया गया था। ठीक है, इसी में कहा गया था मुस्लिमों के लिए, ठीक है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात इसी अधिनियम में की गई थी। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत भी इसी अधिनियम में हुआ। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन समझ गए आप लोग कि यानी कि
अगर किसी क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्यता है यानी कि मुस्लिमों की संख्या अधिक है तो उस क्षेत्र में मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। अगला अधिनियम हम देखते हैं दोस्तों। अगला अधिनियम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। तो इस अधिनियम में क्या कुछ खास बातें थी इसे हम जान लेते हैं। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो 1919 का अधिनियम है, इस अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं। तो लिख लेते हैं इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, वही बात, ये फिर दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मॉन्टेग्यू अलग हैं और चेम्सफोर्ड अलग हैं। जो मॉन्टेग्यू हैं वो ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव हैं और जो चेम्सफोर्ड हैं वो भारत में वायसराय पद पर हैं, ठीक है। उस समय ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसमें क्या कुछ प्रावधान है उसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा प्रावधान है पहला, सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। महिलाएं भी वोट दे सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इस अधिनियम में पहली बार दोहरे शासन, ठीक है। ये जो दोहरा शासन 1858 में समाप्त किया गया था। दोहरे शासन और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, को प्रारंभ किया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ। इस अधिनियम में पहली बार दोहरे शासन, जो कि 1858 में समाप्त किया गया था, उसे फिर लाया गया। और जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ करता, निर्वाचन की व्यवस्था थी, उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रावधान क्या था देखते हैं। देखिए, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो कुछ क्षेत्रों में ही किया गया था। कुछ क्षेत्रों में ही प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि निष्पक्ष रूप से ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। कुछ क्षेत्र में थे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में और कर के क्षेत्र में। यानी कि जो अपनी कर वसूली टाइम टू टाइम दे रहे थे, उनमें उनको भी क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन की अधिकार मिला था, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा जो हम सिविल सेवकों का नियुक्ति हम पढ़े थे, यानी कि खुले तौर पे उनकी नियुक्ति की जा सकती है, उसी में इसमें भी उसके पे ही सुधार पे काम हुआ था। इस अधिनियम में जो सिविल सेवक हैं, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, ठीक है, भर्ती के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। यानी कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या था, लोक सेवा आयोग, ठीक है। उसका गठन किया गया, लोक सेवा आयोग के गठन का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, ठीक है। प्रावधान
किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि मॉन्टेग्यू चंद्रचूड़ सुधार अधिनियम में बात की गई थी। ठीक है, और तो हम देख लेते हैं लोक सेवा आयोग का गठन, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हम लिख लेते हैं 1926 में। ठीक है, लोक सेवा आयोग यानी कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, का गठन किया गया। ठीक है, और जो अगला प्रावधान किया गया था, यानी कि जो नेक्स्ट चौथा प्रावधान है, उसमें कहा गया कि केंद्र व राज्य का जो बजट है वो अलग अलग पेश किया जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, इम्पोर्टेंट था। केंद्र व राज्य का, केंद्र व राज्य के बजट को अलग अलग, ठीक है, अलग अलग पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो गया, और नेक्स्ट अधिनियम हम पढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, वहाँ से हमारा क्राउन का मतलब कि ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ से हमारा जो कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन भारत पे चल रहा था वो समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में सारी शक्तियाँ ले लेती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और हमने याद रहे हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए थे, उसके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि भारत का गवर्नर जनरल अपने अगले क्लास में, तो हम ये आप लोगों को क्वेश्चन ये दिया जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर कौन था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर कौन था और पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।